हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पर। मेरा नाम है राहुल मौर्य और आज की जो क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे कोई भी स्टूडेंट, इवन वो बच्चा जो पहली बार IBPS PO 2020 का फॉर्म भर रहा है, कैसे अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है इन ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखेंगे ध्यान से, आज का पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, स्टडी प्लान बताऊंगा, टेस्ट सीरीज से लेकर इवन इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर होकर जाना है, कौन कौन से सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन वेरी मच डिटेल। सो ध्यान से देखिए आज के वीडियो को। मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था कि इसका पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिफरेंट और ओवरऑल इसके एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। ठीक है, सो आज की क्लास में हम सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे जैसे प्रीलिम्स में क्या आता है और उसको कैसे करना है, कैसे सीखना है, और मेंस के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहली चीज़ की जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल मेरिट में। मेंस में पहुंचने का ये सबसे पहला स्टेप है। सो आपको ये क्लियर तो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होती हैं, जितने क्वेश्चंस उतने ही मार्क्स। ठीक है, 35 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा सेपरेट। 35 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, 20 मिनट्स का टाइम, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स का टाइम। सबसे पहली चीज़ देखो कि हम जानते हैं कि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे पास ये जो 20 मिनट्स है पर्टिकुलर अपनी सेक्शन के लिए है, तो हमें हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पोजिट टाइम में क्या होता था, कभी कभार मैथ्स में बच्चा फंस गया तो यहीं पे आधा घंटा लग गया, रीजनिंग में लग गए 20 मिनट, और इंग्लिश के लिए टाइम ही नहीं बचा, और सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ जबकि टोटल मार्क्स अच्छे हैं। तो ये टाइम अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अपने पूरे 20 मिनट सेपरेट हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 20 मिनट्स मिलेंगे तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो 30 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। ठीक है, 35 क्वेश्चंस भी कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बट हम एक जनरलाइज्ड सिनेरियो लेंगे, ना ही बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती बच्चा, और ना ही वो बच्चा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, एक मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट। ठीक है, सो 20 मिनट्स में हमारा टारगेट होगा 30 क्वेश्चंस करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कम आपके 15 to 20 क्वेश्चंस तो रहेंगे सिर्फ 2 टॉपिक से, जो कि है पूरी रीजनिंग की बैकबोन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आपको सिर्फ इन 2 टॉपिक से रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड आ रही है कि सर फटाफट से सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करें, तो बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास शुरू करूँगा। 3 पार्ट्स में मैं पढ़ाऊँगा आपको सिटिंग अरेंजमेंट, और 3 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा पजल्स। पहले पार्ट में इजी क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स में आते हैं, इजी टू मॉडरेट, दूसरे पार्ट में मॉडरेट टू अपर मॉडरेट, और तीसरे पार्ट में हाईएस्ट लेवल जिसे टफ कहते हैं। ठीक है, सो ये बहुत लेंदी क्लासेस होने वाली हैं हर सारे पार्ट्स की। एनीवे जब हम स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखो इसके अलावा क्या क्या बच गया। इसके अलावा जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, ठीक है, इसके आ सकते हैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, जनरली ये मेंस में आजकल नहीं आती। फिर हमारे पास है सिलोगिज्म, ये हमारा प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। उसके अलावा यहाँ पे ना आपको जनरलाइज्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, इस टाइप के। ठीक है, क्लॉक के, कैलेंडर के, नॉन वर्बल रीजनिंग के, या फिर नंबर सीरीज के। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है वो रीजनिंग जहाँ पे जनरली डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट माने जाते हैं। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी वाली रीजनिंग ही आती है। डिजिट्स वाली प्रॉब्लम्स एज सच नहीं आती। ठीक है, नंबर सीरीज टाइप, नंबर सीरीज आपको यहाँ पे मैथ्स की सेक्शन में मिलती है। सो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओगे प्रीलिम्स में तो ध्यान रखना, जैसे ही आपकी सेक्शन ओपन हुई, आपने देखा पहला क्वेश्चन है सिटिंग का, छोड़ दिया, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, 6ठे क्वेश्चन पे गए। आपने देखा 6ठा क्वेश्चन है सिलोगिज्म का, लगातार कर दिए 3-4 क्वेश्चन जितने भी है। फिर आपने देखा 11th क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटीज का, कर दिया। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अलावा जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे पहले उन्हें सॉल्व करना है। मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट
अरेंजमेंट और पजल्स के अलावा प्रीलिम्स में रीजनिंग की सेक्शन में, तो उन्हें छोड़ देना है सिटिंग और पजल्स को, और उसके अलावा जितने बचे उन्हें पहले करना है। जब आपके 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो यू विल सी आपके पास कम से कम 10 मिनट बचे हैं अभी इन 20 मिनट्स में। फिर आप देखोगे कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में से कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, अभी आप अपनी तरफ से पढ़ते रहिए, जिस दिन मैं ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो कि आपके एग्जाम से पहले ही होगा, उस दिन आपको बहुत अच्छे ढंग से सिलेक्शन पता चल जाएगा कि कौन से पजल को पहले उठाना है और कौन से को लेफ्ट आउट करना है, कौन से सिटिंग अरेंजमेंट को पहले उठाना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। सो फाइनल चीज़ ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अलावा जितने क्वेश्चन मिले पहले उन्हें कर दो, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन से सिटिंग अरेंजमेंट कौन से पजल। तो यू विल सी आपके 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। इन केस 30 नहीं होते हैं तो आप 25 क्वेश्चंस ही करें, पर आप एक्यूरेसी मेंटेन रखने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा 2015 में मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था IBPS PO में, तब थोड़ा अलग सिलेबस था, कंपटीशन का लेवल भी अलग था, क्राइटेरियाज भी अलग थे, सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट था। मुझे कैनरा बैंक मिला था और साउथ में ज्वाइनिंग मिली थी। उस समय मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे उस टाइम पे उसको ज्वाइन ना करने का। एनीवे देखो, अभी थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, बट स्टिल आपको अप्रोच पता होगी तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा एग्जाम। सो रीजनिंग का डिस्कशन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। सो हम जानते हैं कि मैथ्स में भी हमारे पास 35 क्वेश्चंस हैं, वही 20 मिनट्स का टाइम है। इन 35 क्वेश्चंस पे देखो, सबसे पहली चीज़ 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सीधा सीधा अर्थमेटिक के, ठीक है। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरली एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा नहीं आते, और मेंसुरेशन में भी कभी कभार सिर्फ 2D मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, 3D के नहीं। वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चन, प्रिज्म हो गया, पिरामिड, ये सब क्वेश्चंस नहीं आते। इन 10 क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के। बेसिकली जो अर्थमेटिक है ना, इन चैप्टर्स में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे नंबर सीरीज के। नंबर सीरीज बच्चों हाई लेवल की होती है, SSC जैसी नहीं होगी, नज़र मार के तुरंत आंसर आ जाए या तुरंत पैटर्न पता चल जाए। उसमें देखो 5 क्वेश्चंस के बाद आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उसके अलावा आपको 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। हो गए 25 क्वेश्चंस। अब बचे जो 10 क्वेश्चंस, इसमें कम से कम ये 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरल डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी वो उस लेवल की नहीं होगी। याद रखना, पूरे प्रीलिम्स और पूरे मेंस में जो लेवल है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस हिसाब के आते हैं कि अच्छा स्कोर किया जा सके, अपने टाइमिंग में इतने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जा सके या सॉल्व किया जा सके। मेंस में ऐसा नहीं होता। अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको मेंस का बताऊँगा, वहाँ पर आप उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं करते जैसे यहाँ पर करते हो। तो यहाँ पर भी आपका टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस करने का। इन केस मैं आपको बता रहा हूँ 30 ना हो पाए, यहाँ 30 हो गए तो यहाँ पे 25 ही करो। यहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप 25 क्वेश्चंस करते हो और 25 के 25 करेक्ट हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 27 से 28 होंगे इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ की तो कतई चिंता मत करो, सेक्शनल कट ऑफ तो कभी परेशान करेगा ही नहीं। थोड़ी सी भी मेहनत की है तो वो कभी नहीं अटकने वाला, टोटल ही करना है, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा गया था 60 मार्क्स, इसका 60 मार्क्स गया था हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ। तो आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना है 75 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जब आप करोगे मैथ्स में अटेम्प्ट तो ये 10 क्वेश्चन करने ही है, इनको छोड़ के गुजारा नहीं होगा। उसके बाद देखो आपकी चॉइस है, कई बार DI थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाती है और कई बार DI सर्कल वाला आ जाता है जो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सो डिपेंड करता है। देखो नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है जल्दी क्लिक कर जाए, पर 5 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली फंसाएंगे प्रीलिम्स में भी। सिंप्लीफिकेशन आप डेफिनेटली कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डेफिनेटली कीजिएगा। उसके बाद जो वक्त बचे उसमें से देख लीजिएगा कौन सा DI है और कौन सा अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बता दूं जल्दी से कि DI आपका मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं आपके पाई चार्ट वाले, ठीक है, इस तरह से सर्कल के फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं टेबुलर फॉर्म के और एक होते हैं आपके ग्राफ की फॉर्म के।
सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कह सकते हैं सजेशन है आप सबको मेरा पर्सनल, कि ये जो ग्राफ वाला है ना ये ऑलवेज आपकी थर्ड प्रेफरेंस हो, ये वाला सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। देखो इसमें भी अच्छा खासा कैलकुलेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बट स्टिल अगर इन दोनों में कैलकुलेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाऊंगा तो भी यही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। क्यों? रीज़न जल्दी से सुनो। जब ये ग्राफ इस तरीके से आता है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ऐसे लाइनिंग्स होती हैं और वो लाइनिंग्स बड़ी बारीक बारीक सी होती हैं, 5, 10, 15, 20, और फिर जब ये ग्राफ ऐसे जाते हैं ना तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सी लाइनिंग पे ये पॉइंट है, कौन सी लाइनिंग पे ये पॉइंट है। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो देखने में टाइम वेस्ट होता है वो पाई चार्ट में नहीं होता। पाई चार्ट में साफ साफ वैल्यूज़ लिखी होती हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में जितना टाइम लगता है उतना ही लगता है। सो अगर आप डीआई करेंगे, सपोज आपने 25 क्वेश्चंस कर लिए और आपको फिर भी थोड़ा सा टाइम मिल गया, आपकी स्पीड बहुत अच्छी थी, तो फिर जब आप डीआई करेंगे तो डीआई में आप सबसे पहले पाई चार्ट करेंगे, फिर टेबुलर फॉर्म करेंगे और लास्ट में ग्राफ करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको कि रीजनिंग कैसे अप्रोच करनी है, मैथ्स कैसे करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि एसएससी की इंग्लिश जो है और बैंकिंग की जो इंग्लिश है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एसएससी की इंग्लिश सीखी जा सकती है, वो बच्चा भी कर सकता है जिसको बिल्कुल इंग्लिश का बेस नहीं है, याद करके पैटर्न्स ग्रामर पढ़ के। जैसे सपोज उसने कंडीशनल्स पढ़ा तो इफ़ के साथ पढ़ा कि इफ़ के साथ अगर आगे V2 है तो जो नेक्स्ट फॉर्म होगी उसमें वुड के साथ V1 करके करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप वहाँ पर कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, इंग्लिश मतलब प्रॉपर इंग्लिश ही आनी चाहिए। यहाँ पर जो आपको कॉम्प्रहेंशन मिलेगा ना 10 मार्क्स का, इन 30 क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे। वो वैसे नहीं मिलेंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के उस चीज़ को ढूंढा आपने पैसेज के अंदर, वो आपको मिल गई। यहाँ पे आपको उस पैसेज का मीनिंग समझना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो डायरेक्ट हो, पर डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, उसके बाद ही वो क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे अराउंड 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन के। उसके अलावा 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको मिल जाए एरर डिटेक्शन के। ये 5 क्वेश्चंस हो गए टोटल 30 में से ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही होंगे जो ग्रामर स्पेसिफिक होंगे। उसके अलावा जितने भी हैं या तो वो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के सेंस समझ के करने होंगे या फिर वोकैब बेस्ड होंगे। यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा 10 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, एक एंटोनिम का एक सिनोनिम का। कई बार ऐसा भी होता है कि 4 क्वेश्चन मिल गए, 2 एंटोनिम्स के और 2 सिनोनिम्स के। 5 क्वेश्चंस हो गए एरर डिटेक्शन के। 5 क्वेश्चंस आपको पैरा जंबल्ड पक्का मिलेंगे। ये PQRS भी आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे उसके। बहुत बड़ा एक सेंटेंस लिखा होगा ऊपर, फिर बहुत बड़ा एक सेंटेंस लिखा होगा नीचे, और उसके अलावा भी बीच में 5-6 सेंटेंस लिखे होंगे बड़े बड़े, और उसको आपको अरेंज करना है। और फिर अगर वो अरेंज हो गया तो आपके 5 क्वेश्चन सीधा हो जाएंगे। बट बच्चों ऐसा भी होता है कि कई बार हम अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसे बार बार पढ़ने में और वो अरेंज नहीं होता। सो मेरा सजेशन है कि पैरा जंबल्ड को रखिएगा लास्ट के लिए। जैसे ही आप देखोगे 99% इंग्लिश की सेक्शन ओपन होगी आपकी कॉम्प्रिहेंशन से, तुरंत पढ़ना शुरू कर देना बिना टाइम वेस्ट किए। करना ही है, छोड़ के गुजारा होगा नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन पूरा रीड किया, 10 में से देख लिए कितने क्वेश्चंस आपसे हुए, फिर आप गए एरर का क्वेश्चन मिला आपने कर लिया। उसके बाद हो सकता है क्लोज टेस्ट भी मिल जाए आपको 5 मार्क्स का, तो उसे कर लिया। फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा। तो इस टाइप की आपकी इंग्लिश होगी। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली करना है, और जो पैरा जंबल्ड है इसको आप रखिएगा लास्ट के लिए। सो बच्चों ये है आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। सो देखिए मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं प्रीलिम्स सिर्फ 1 घंटे का है। सो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मेंस आपका 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव, टोटल 3.5 घंटे, तो उसके बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे जीएस नहीं है ना, आपकी जो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस है वो सेक्शन प्रीलिम्स में नहीं है, तो अभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अभी आपके पास टोटल 50 डेज हैं, तो 50 डेज आप पूरे के पूरे प्रीलिम्स पे फोकस करें। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज आपको मेंस के लिए मिलेंगे, तो तब आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों में आपको सिर्फ अपग्रेड करनी है अपनी नॉलेज। एक फ्रेश सेक्शन सिर्फ एक ही मिल रही है, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स वाली। उसके अलावा जो 3 सेक्शंस है ना, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है, नया कुछ नहीं सीखना, पढ़ के तो सब कुछ जाना है, सिर्फ अपग्रेड करना है लेवल।
टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो 50 डेज मेरे अकॉर्डिंग तो मोर देन सफिशिएंट होंगे अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छी मेहनत कर ली है तो अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो कई सारी ऐप्स हैं जिनके मॉक टेस्ट अच्छे हैं। देखो पहले आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि किसी की मैं टेस्ट सीरीज़ कर रहा हूँ या मेरा कोई दोस्त है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट अच्छे हैं, स्टडी IQ के अच्छे हैं, ग्रेडअप के भी ठीक हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अड्डा 247 की ऐप से क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत कीजिएगा। वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप उन्हें देख के ही परेशान हो जाओगे और ऐसे ही मोरल डाउन हो जाएगा। सो जब आप मॉक टेस्ट करना शुरू करोगे, कहीं से भी आप परचेज करोगे, तो क्या अप्रोच रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। 50 डेज मान के चलते हैं आज से लेके एग्जाम तक के, ठीक है। सो इन 50 डेज में आपको जितनी भी तैयारी हुई है, जितनी भी प्रिपरेशन हुई है, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट फ्रॉम टुडे या फिर टुमारो ऑनवर्ड्स डेली का एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप किसी भी लेवल पर हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करने में भी थोड़ा सा वक्त लगाना है कि कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, और खासकर जो टॉपिक आपके कवर हो गए हैं उनके क्वेश्चंस गलत हुए तो क्यों हुए, या क्लिक नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। उसके बाद 15 डेज आपको एक एक मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज आएंगे उसमें आपको 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं, और जो लास्ट के 20 डेज बचेंगे उसमें बच्चों आपको 3-3 मॉक टेस्ट देने हैं एक दिन में। जैसे दवाई खाते हैं ना सुबह दोपहर शाम, वैसे डेली के 3 मॉक टेस्ट देने हैं। इस दौरान मौज मस्ती नहीं करनी, सिंसियरली पढ़ाई करनी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, आप इस अप्रोच से चलें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। सो देखिए, ये है हमारा मेंस का पूरा पैटर्न। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन लिखी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में आएगा, किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो मैं बता दूं, कंप्यूटर की बिल्कुल भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 आते हैं, तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। सो उस 1 या 2 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उसके बदले का सारा टाइम रीजनिंग पर ही लगाइएगा। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके मेन्स की, इसमें बहुत केयरफुली करना है। आप खुद देख लीजिए, मैथ्स के लिए भी 45 मिनट्स का ही टाइम है, पर रीजनिंग के लिए आपको एक्सक्लूसिव 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम दिया गया है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखो जैसे आप SSC का पेपर देंगे ना, तो उसके प्रीलिम्स और मेंस में उतना डिफरेंस नहीं होता। इंग्लिश में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मैथ्स में भी जो आपका डिफरेंस है वो मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चंस में ही होता है। बाकी 60 to 70 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में वहाँ पे मेंस में वैसे ही मिलते हैं जैसे कि प्रीलिम्स में थे। वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट 200 में से 190, इंग्लिश में तो 190 195 भी आए पिछले साल। पर यहाँ पे आपको जो सेक्शंस दी गई हैं ये स्कोर करने के पर्पज से दी ही नहीं गई हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो टॉपर था IBPS PO 2019 का, उसके 225 में डिस्क्रिप्टिव जो होता है 25 मार्क्स का, 225 में से 128 नंबर थे। अब आप समझ लीजिए टॉपर के 128 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं या जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके नॉर्मली इतने ही रहे होंगे 90s में, 100 में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस होगी एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसका एक टॉपिक बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाला हूं मैं, मेरी नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर मैं कंप्लीट करा दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग का ही कोई शुरू करूंगा, ठीक है। इसमें कई टॉपिक्स आते हैं, जैसे अजम्पशंस हो गए, कंक्लूजन्स हो गए, कोर्सेज ऑफ एक्शन हो गए, कॉज इफेक्ट हो गया, ड्राइंग इन्फ्रेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। सो यहाँ पे आपको एनालिटिकल रीजनिंग के अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, सेपरेट आते थे। अब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी वो ग्रुप के फॉर्म में देते हैं। जैसे आपको एक लंबा सा पैराग्राफ दे दिया पढ़ने के लिए, और उस पैराग्राफ को ध्यान से आपने पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे, पूछेंगे कि इस पैराग्राफ को पढ़ के बताओ कि क्या इन्फर किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग क्या अज्यूम किया जा सकता है, कौन सी चीज़ इसमें प्रॉपर कोर्सेज ऑफ एक्शन का पार्ट बनेगी, कौन सी चीज़ इसमें आपका कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। 10 क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे 35, ठीक है। मान के चलो एक टाइम के लिए कि रीजनिंग हमें कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो बाकी बचे 33 क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस 33 में कम से कम 20 क्वेश्चंस होंगे आपके सिटिंग प्लस पजल के, सिटिंग प्लस पजल के। अब इसके बाद बचे हमारे 20 क्वेश्चंस, इसमें से हो गए सिटिंग और पजल के, तो हमारे पास बचे 13 क्वेश्चंस। ये जो 13 क्वेश्चंस हैं ये आपके ब्लड रिलेशन के कोडेड रिलेशनशिप का पार्ट हो सकते हैं, ये आपके हाई लेवल सिलोगिज्म का पार्ट हो सकते हैं। सिलोगिज्म को आप लेके चलोगे आएगा ही, ठीक है, और स्पेशल केसेस भी पक्का आएंगे। अगर 5 क्वेश्चन हैं तो उनमें 3 में तो पक्का पॉसिबिलिटी होगा, या फिर फ्यू, ओनली फ्यू होगा, ओनली होगा, कैन, नेवर बी, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो स्पेशल केसेस होते हैं सिलोगिज्म के, ठीक है। इनइक्वालिटी के चांसेस
चांसेस कम है मशीन इनपुट आउटपुट के, अभी चांसेस कम है, टाइम था जब उसके चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे। और उसके अलावा आपको इसमें कोडिंग डी कोडिंग का हो सकता है पक्का क्वेश्चन देखने मिले 5 मार्क्स का, और वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो अच्छा खासा होगा। बट एक बात अच्छी है कि अगर वो क्लिक हो गया, जल्दी क्लिक हो गया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो 5 क्वेश्चन लगातार आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो सेम अप्रोच है, बिल्कुल सेम प्रीलिम्स जैसी, कि कम से कम बताएं, ठीक है, पहले ध्यान से सुन लो, 45 में से मिनिमम बताएं 20, मैक्सिमम 25 भी हो सकते हैं और रेयर केस में 30 भी हो सकते हैं। जिस भी सेक्शन में 30 क्वेश्चंस मिल गए तो उन बच्चों की तो किस्मत ही बर्बाद है। अलग बात है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, बट स्टिल तो हम मान के चलते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। अगर 25 क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, तो उसके अलावा जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको पहले करने हैं। मैं बता दूं सबको 60 मिनट्स का टाइम है, 45 का टारगेट ही नहीं रखना, आपका मैक्सिमम टारगेट ही 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। सही गलत छोड़ो, 1 घंटे में अटेम्प्ट ही आपको 35 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अगर ये सही कर देते हो ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। सो आप 35 क्वेश्चन का टारगेट रखो। उस 35 में से ऑब्वियसली ये जो 20 है उनमें से ही कोई 10 जाएंगे। हो सकता है फ्लोर वाला पजल जाए या फिर सिटिंग अरेंजमेंट जाए, ब्लड रिलेशन स्पेसिफिक वाला, ये छोड़ने के लिए ही बने हैं, करने ही नहीं होते, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा जब ये पढ़ाऊंगा। सो अगेन लास्ट टाइम आई एम सेइंग दिस कि इसके अलावा जितना बचा है पहले उसे करना है। आपने देखा पहला क्वेश्चन पजल छोड़ दिया, 6 से 10वां क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया, 11वां क्वेश्चन से लॉग कर लिया, 16वां क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, फिर से 21वां क्वेश्चन पजल छोड़ दिया। इस टाइप से आपको जाना है। आपके पास डेफिनेटली जितने क्वेश्चन पहले आते हैं वो आपके हो जाएंगे 30-35 मिनट में। फिर आपके पास 20 से 25 मिनट बचेंगे सिर्फ सिटिंग और पजल के लिए, तो आराम से इन पर यूज़ कीजिएगा उस टाइम को। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो जीएस की सेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में सारे के सारे सेक्शंस आते हैं, हिस्ट्री भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, बायो भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ना ज्योग्राफी मिलती है, ना फिजिक्स मिलती है, ना केमिस्ट्री, ना बायो। यहाँ पे आपको मिलती है इकोनॉमिक्स और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी थोड़े बैंकिंग स्पेसिफिक। तो करंट अफेयर्स बच्चों आप 4 to 5 मंथ्स के ही पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स भी आप नॉर्मल पढ़िएगा। बैंकिंग अवेयरनेस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 40 क्वेश्चंस है ना, इसमें से 20 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक मिलेंगे। स्टैटिक जैसे या तो आपको इकोनॉमिक्स के मिल गए या फिर आपको बैंकिंग अवेयरनेस के मिल गए। बैंकिंग में कुछ चीज़ें, ठीक है, वो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऑफशोर बैंकिंग, ऑनशोर बैंकिंग, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वो सब अच्छे ढंग से पढ़िएगा। फिर बैंक्स के बारे में पढ़िएगा, बैंक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जितने भी अभी पीएसबी हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं। फिर उनके बाद देखिएगा उनकी टैगलाइंस क्या है, कब बने थे, कब एस्टेब्लिश हुए थे। आरबीआई के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। और करंट अफेयर्स पढ़िएगा, बैंकिंग स्पेसिफिक, कौन से रेपो रेट चेंज हो रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट चेंज हो रहे हैं, कौन से नई नई फिस्कल पॉलिसी में क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, ये सब करंट डेफिसिट क्या है, हर चीज़ डिटेल में देखिएगा। और थोड़ा सा मिनिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, 4 to 5 मंथ्स के। तो ये यहाँ पे तो आपको 35 मिनट बच जाएंगे, 40 क्वेश्चंस पहले ही हो जाएंगे। 10 मिनट आराम से हेड डाउन करके बैठना, रिलैक्स करना, तैयार हो जाना अगले सेक्शंस के लिए। आई होप ये लास्ट सेक्शन ना फंसे बस, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम इंग्लिश की। सो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस थोड़ा सा लेवल होगा, हाई हो जाएगा लेवल थोड़ा सा। और जैसे कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग समझने में ही वक्त लग जाएगा। बड़ा ना टेक्निकल सा कॉम्प्रिहेंशन आता है, ऐसा नहीं कि एक कौवा आया, मटका पानी नीचे था, उसमें पत्थर डाले, ऊपर आया, कौवा उड़ गया, बताओ क्या सीख मिलती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एसएससी में, ऐसे पैसेज, बट डेफिनेटली बैंकिंग में नहीं मिलेंगे। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप अगेन पैराजम्बल को लास्ट रखिएगा। कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, क्लोज टेस्ट करने हैं, एरर डिटेक्शन करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। 40 मिनट्स का टाइम है, 35 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट तो सब कुछ करना है, पर पैराजम्बल लास्ट में करना है। अब हम आते हैं आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज़ मैथ्स। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी की पूरी सेक्शन सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस पे है। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक के जनरल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको नंबर सीरीज़ देखने मिल जाए इनके एडिशन में, बाकी आपको पूरा का पूरा डीए और डीआई ही मिलेगा, और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल का डीआई, बेइंतहा कैलकुलेशन होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बैंकिंग का मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सिर्फ 3 चीज़ें बच्चों, सिर्फ 3 चीज़ें
बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। यू हैव माई वर्ड्स कि आपको मैथ्स की सेक्शन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के जितने शॉर्टकट सीख सकते हो, शॉर्टकट नहीं सीख सकते तो जितनी भी प्रैक्टिस करके उसे फास्ट बना सकते हो बहुत फास्ट बना लीजिए। और उसके अलावा अर्थमेटिक के 2 चैप्टर्स परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, यहाँ पे जो DI आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन पे ही बेस्ड होते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाई चार्ट के क्वेश्चंस को पहले कीजिएगा, उसके बाद टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चंस को कीजिएगा और उसके बाद आप अपने ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी मिल सकती है हाई लेवल की, और डेटा सफिशिएंसी में आपको मिल सकते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से आपको करना है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या आएगा डिस्क्रिप्टिव में। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म होगा 3 आवर्स, आप थोड़ा सा थक गए होंगे ब्रेन वाइज, तुरंत ही आपके स्क्रीन पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ जाएगा। आपको ये कंप्यूटर पे ही करना है ऑनलाइन। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो 25 मार्क्स की वेटेज है डिस्क्रिप्टिव की। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा ऐसे और एक होगा लेटर। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ये जानते हैं कि जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है टाइपिंग में, ठीक है। स्टेनोग्राफर या फिर LDC का कोर्स करके नहीं आया, वो एक आम बच्चा है। तो कभी भी दे विल नेवर एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी लिखे, बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंशन लिख दे इतने से टाइम के अंदर, ठीक है। हाफ एन आवर का टाइम मिलता है आपको, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। सो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लेटर लिखेंगे तो आप फॉर्मेट पे पूरा अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट फॉर्मेट देना। फॉर्मेट के ही हाफ मार्क्स हैं। अगर मान लीजिए लेटर की वेटेज 10 मार्क्स की है ना, तो 5 मार्क्स सिर्फ फॉर्मेट के हैं, चाहे बीच में कंटेंट 1 लाइन का लिख के आ जाओ, ठीक है। सो आप लेटर लिखिएगा। लेटर में आप अगर 10 मार्क्स का सपोज वो लेटर कंसिडर करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट 8 to 9 मार्क्स। आप सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इवन चलो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा लेटर में। एक फॉर्मेट, दूसरा ग्रामर, जो भी थोड़ा सा कंटेंट लिखोगे उसमें ग्रामर करेक्ट हो, और तीसरी चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो, ठीक है। वहाँ पे MS वर्ड की तरह अंडरलाइन तो नहीं बनी आ जाएगी ना रेड कलर की, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखना। और जो ऐसे है उसको भी आप नॉर्मल स्पीड से टाइप करना। आप सिर्फ इतना सा ऐसे भी टाइप करेंगे ना तो कसम से काम चल जाएगा। जैसे स्क्रीन होती है ना, जैसे सपोज़ ये स्क्रीन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ इतना सा भी ऐसे अगर आप टाइप करेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। बस उस टाइप में जितना भी लिखा है उसमें थोड़ा सा अच्छा लिखना और उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना, तो आपके पक्का यहाँ पे 15 to 20 मार्क्स आ जाएंगे। हम एवरेज ले लेते हैं 16 से 17 मार्क्स आ जाएंगे। तो सपोज़ अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, मेहनत करते हो, मैं एक और काम करूँगा, जो भी बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स में, खासकर मेरे अपने स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं मेंस के लिए एक पूरा वीडियो बनाऊँगा और उसमें मैं बताऊँगा कैसे करना है ईच एंड एवरीथिंग और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अब हम लास्ट में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज़ आपका मेंस क्लियर हो गया और आप इंटरव्यू देने गए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो देखिए, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, ऑब्वियसली मेंस के बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी एक और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा बेसिक सुन लीजिए बस, कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं सबसे पहले वेल ड्रेस्ड होके जाइएगा, फॉर्मल्स में जाइएगा, बहुत ज़्यादा ही टिप टॉप बनने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े, ठीक है। और थोड़ा सा आप अपनी पर्सनैलिटी को ढंग से कैरी कीजिएगा। और वहाँ पर सबसे पहले बच्चों को डाउट आता है कि सर क्या सिर्फ इंग्लिश में सवाल पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, हो सकता है कि वो शुरुआत आपसे इंग्लिश में करें, बट अगर आप हिंदी में कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उनको इस से बहुत लेना देना नहीं है कि इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितनी फ्लुएंट है। वो बस ये देखेंगे कि आपकी कैसी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं और कितने आप थोड़े बहुत नॉलेजेबल हैं। सबसे पहली चीज़, अगर वो आपसे कभी भी पूछते हैं कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, तो ये मत बोलना कि सर सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे जवाब मत देना। कोशिश करना उन्हें कन्विंस करने की कि आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग में, आपका टेस्ट है। ये सब बोल सकते हैं कि सर ये अच्छी जॉब है, वेल रेप्यूटेड जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, अच्छा रेपुटेशन है इसका, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से ही इन चीज़ों में आने का मन करता था। जो भी आप झूठ भी बोलोगे ना तो वो झूठ लगे ना, वहाँ पे झूठ है। आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करनी है अपनी थिंग्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड डेफिनेटली आपसे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे सपोज मैं बीटेक हूँ तो मुझे भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने IT में बीटेक की है तो आप क्यों आना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ जवाब दिए थे। फिर मुझसे टॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया था ऑल ऑफ सडन की कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, और
कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। सो वहाँ पे आपको अच्छे ढंग से जवाब देने हैं, कोशिश करनी है अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना कि क्या कहना है, क्यों कहना है, और अपनी फील्ड छोड़कर क्यों बैंकिंग में जाना चाहते हो इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के टच में रहिएगा। जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले के जो करंट अफेयर्स होंगे ना, क्या चल रहा है देश में उससे रिलेटेड, और थोड़ा बहुत बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज़ आई होंगी, ठीक है। सो ये है आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश की है डिटेल्स बताने की। मैंने सिर्फ अप्रोच और स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की है। मैं 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स भी कवर करूँगा, और जब मैं टॉपिक्स कवर करूँगा तो मैं बताऊँगा कि उन टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ठीक है। सो बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।